वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे भारत के जो वकील हैं, भारत सरकार संसद के जो वकील होते हैं भारत सरकार के, उनके बारे में पढ़ेंगे। वकील क्या करेगा? भारत सरकार द्वारा किए गए कार्यों का अगर न्यायपालिका के समक्ष अपना पक्ष रखेगा और सुप्रीम कोर्ट के सामने पक्ष रखते हुए अपना बचाव भारत सरकार के द्वारा किए गए सारे कार्यों का परीक्षण करवाएगा और उनके पक्ष में बात करेगा। तो आइए समझते हैं हम भारत के जो वकील हैं, जिसको कहा जाता है भारत के महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। भारत के अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया अनुच्छेद 76 भारत के संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के न्यायवादी के पद की व्यवस्था की गई है। वह देश का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है और नियुक्ति एवं कार्यकाल महान्यायवादी अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा होती है। उनकी योग्यताओं का होना आवश्यक है जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए होती है। दूसरे शब्दों में उसके लिए आवश्यक है कि वह भारत का नागरिक हो, उसे उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में काम करने का 5 वर्षों का अनुभव हो या किसी उच्च न्यायालय में वकालत का 10 वर्षों का अनुभव हो या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति हो। महान्यायवादी के कार्यकाल को संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है। इसके अलावा संविधान में उसको हटाने को लेकर कोई मूल व्यवस्था नहीं दी गई है। वह अपने पद पर राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर तक रह सकता है। इसका तात्पर्य यह है कि उसे राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय हटाया जा सकता है। राष्ट्रपति को कभी भी अपना त्याग पत्र देकर पदमुक्त हो सकता है। परंपरा है कि जब सरकार मंत्रिपरिषद त्याग पत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्याग पत्र देना होता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। तो जो महान्यायवादी होगा उसका जो है नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है, लेकिन उसका पद जो है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत होता है और उसका जो योग्यता होनी चाहिए, उसकी योग्यता 10 वर्षों का अनुभव किसी उच्च न्यायालय में वकालत का होना चाहिए या राष्ट्रपति के मतानुसार वह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। और संविधान में उसके कार्यकाल की निश्चित नहीं है, उसका कार्यकाल निश्चित नहीं है। जब कभी भी उसको हटाना चाहे राष्ट्रपति हटा सकता है। और ऐसा भी माना जाता है कि अगर मंत्रिपरिषद भंग होती है, मंत्रिपरिषद जब त्याग पत्र दे देता है तो उसे भी त्याग पत्र देना होता है, क्योंकि उसको सरकार द्वारा ही चुना जाता है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। कार्य एवं शक्तियां भारत सरकार के मुख्य कानून अधिकारी के रूप में महान्यायवादी के निम्नलिखित कर्तव्य हैं। भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति को सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप में ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करे जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों और संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करे। राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है। भारत सरकार संबंधित मामलों को लेकर उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा उच्चतम न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्चतम न्यायालय में सुनवाई का अधिकार। उसकी लिमिटेशन और उसके जो फंक्शन है, अधिकार क्या है, उसके राइट क्या है। भारत के सभी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी को सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने और कार्यवाही में भाग लेने तथा दोनों की संयुक्त बैठक में मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है, क्योंकि वह संसद के द्वारा चुना जाता है उनके मते से। तो उस दोनों के सदनों के ज्वाइंट सीटिंग में बैठने का अधिकार तथा बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने तथा बगैर मताधिकार का अधिकार। इस संसद के तरह सभी भत्ते एवं विशेष अधिकार मिलते हैं। महान्यायवादी की निम्नलिखित सीमाएं हैं ताकि उनके कर्तव्यों की किसी तरह का संघर्ष या जटिलता न रहे। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। जिस मामले में उसे भारत सरकार की ओर से पेश होना है उस पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकता।
बिना सरकार की अनुमति के वह किसी आपराधिक मामलों में व्यक्ति का बचाव नहीं कर सकता। बिना भारत सरकार की अनुमति के वह किसी परिषद या कंपनी निदेशक का पद ग्रहण नहीं कर सकता। हालांकि महान्यायवादी सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं है, वह एक सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, अतः इसलिए उसे निजी विधिक कार्यवाही से रोका नहीं जा सकता। मतलब वह निजी वकालत कर सकते। भारत का महाधिवक्ता महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकार होते हैं। वे हैं भारत सरकार के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता। वे महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत में एक अन्य, जिसको सॉलिसिटर जनरल भी बोला जाता है, वे हैं भारत के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता। वे महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारी पूरी करने में सहायता करते हैं। दूसरे शब्दों में महान्यायवादी का पद संविधान निर्मित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद आर्टिकल 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पर वह विधिक मामलों को देखने के लिए केंद्रीय कैबिनेट में पृथक विधि मंत्री होता है। आर्टिकल 76 में भारत का महान्यायवादी के संसद के सदनों, इसकी समितियों से जुड़े अधिकार, महान्यायवादी की शक्तियां, विशेषाधिकार एवं प्रतिरक्षा। जिस प्रकार केंद्र में महान्यायवादी होता है केंद्र सरकार के बचाव के लिए, उसी तरह राज्य का महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट होता है। एडवोकेट जनरल ऑफ द स्टेट होता है। इसको भी आज समझते हैं कि संविधान के 165 मतलब 75 में हम 89 ऐड कर दें तो 9-5 कितना होगा? 9-5 14 और 8-7 15, 15-1 16, 164 मतलब 98 कर दें हम। 75 में अगर हम 98 कर दें तो 9-7 कितना हो जाएगा? 9-7 16, तो 165 में जो होगा राज्य के महाधिवक्ता की व्यवस्था के बारे में होगा। राज्य का सर्वोच्च कानून अधिकारी होता है। इस तरह वह भारत के महान्यायवादी का अनुपूरक होता है। नियुक्ति एवं कार्यकाल राज्यपाल द्वारा होगी। उस व्यक्ति उच्च न्यायालय का न्यायाधीश बनने की योग्यता होनी चाहिए। उसे 10 वर्ष तक न्याय अधिकारी या न्यायिक अधिकारी या उच्च न्यायालय में 10 वर्षों का वकालत का अनुभव होना चाहिए। महाधिवक्ता कार्यकाल को निश्चित नहीं किया गया है। संविधान हटाने की प्रक्रिया का वर्णन है। वह अपने पद पर राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत बना रहता है। इसका तात्पर्य है कि राज्यपाल द्वारा कभी भी हटाया जा सकता है। वह अपने पद से त्यागपत्र देकर भी कार्य मुक्त हो सकता है। सामान्यतः वह त्यागपत्र तब देता है जब सरकार मंत्रिपरिषद त्याग देती है, पुनर्स्थापित होती है। संविधान में महाधिवक्ता के वेतन को भी निश्चित नहीं किया गया है। उसके वेतन एवं भत्तों का निर्धारण राज्यपाल द्वारा होता है। राज्य का मुख्य कानून अधिकारी होता है। स्नातक महाधिवक्ता के कार्य निम्नवत हैं। राज्य सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह दे जो राष्ट्रपति को सौंपे गए हो। विधिक स्वरूप में ऐसे कर्तव्यों का पालन करे जो राज्यपाल द्वारा सौंपे गए हों। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए गए कृत्यों का निर्वहन करना। अपने कार्य संबंधी कार्यों के तहत उसे राज्य के किसी न्यायालय के समक्ष सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त उसे विधानमंडल के दोनों सदनों या संबंधित समिति अथवा उस सभा में जहां के लिए वह अधिकृत है में बिना मताधिकार के बोलने व भाग लेने का अधिकार है। उसे वे सभी विशेषाधिकार एवं भत्ते मिलते हैं जो विधानमंडल के किसी सदस्य को मिलते हैं। तो हमने पढ़ा कि भाग 7 में हमने पढ़ा एससी के बाद। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि हमने कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज जो हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी में हम निर्वाचन आयोग के बारे में पढ़े,
निर्वाचन आयोग के बारे में, वित्त आयोग के बारे में पढ़े, यूपीएससी के बारे में पढ़े, स्टेट पीसीएस के बारे में भी पढ़े। उसके बाद जो है महाधिवक्ता के बारे में पढ़े और राज्य का महाधिवक्ता के बारे में पढ़े। राज्य जो कि महाधिवक्ता केंद्र का होगा और राज्य का महाधिवक्ता जो राज्य सरकार का वकील होगा और केंद्र का वकील होगा। उसके बाद हमने कैग के बारे में, कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल के बारे में पढ़े और उसके बाद हमने ST SC आयोग के बारे में पढ़े। तो इतने सारे कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज के बारे में। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडीज कहने का मतलब वे सारे आयोग या संस्था जिनका उल्लेख भारतीय संविधान के किसी आर्टिकल, किसी भाग में उसका उल्लेख किया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी कहलाता। अब ऐसे संविधान, अब हम नेक्स्ट वीडियो में हम समझेंगे कि गैर संवैधानिक पद भी ऐसे होते हैं जिनको किसी आदेश, किसी जो अमेंडमेंट या फिर अधिनियम के द्वारा बनाया गया है। तो मिलते हैं कल नेक्स्ट सेशन में। वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।